नमस्कार, आज है 16 फरवरी, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने के दौरान हाथापाई, कार में भी तोड़फोड़ का आरोप। ओशिवारा में 8 लोगों पर एफआईआर। त्रिपुरा में 60 सीटों पर बम्पर वोटिंग, 76% से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। टेलीमार्केटिंग पर ट्राई की सख्ती, टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स को ब्लॉक करने का आदेश। इन्फ्लुएंसर्स का लोगों के बीच बढ़ रहा है भरोसा। 90% लोग इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर खरीद रहे हैं कम से कम एक प्रोडक्ट। आस्की की इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट रिपोर्ट जारी। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या एड की दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं दबंग? पेट्रोल को जीएसटी के तहत लाने पर एक बार फिर चर्चा गर्म। वित्त मंत्री बोली, राज्य तैयार हो तो पेट्रोलियम उत्पाद आ सकते हैं जीएसटी के तहत। इंडिया 360 में बताएंगे आपको जीएसटी में आया तो कितना सस्ता हो सकता है पेट्रोल। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में हुआ कारोबार। निफ्टी 20 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 18,000 के पार बंद। बैंकों ने बनाया दबाव। आईटी, रियल्टी और मेटल में हुआ अच्छा कारोबार। ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक खबरों का फ्लो किस तरह से था, पूरे दिन की कहानी सिलसिलेवार तरीके से टॉप न्यूज में। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिस में मंगलवार से जारी आईटी विभाग का सर्वे आज तीसरे दिन भी जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से दिल्ली ऑफिस में 10 सीनियर एम्प्लॉयज घर नहीं गए हैं। इसी बीच बीबीसी के सभी कर्मचारियों को अगली सूचना तक घर से काम करने का निर्देश दे दिया गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को कर्मचारियों से फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा किया। अधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि सर्वे कुछ और समय तक जारी रहेगा। सूत्रों की माने तो सर्वे इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना के बंटवारे के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इन याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाएगा या नहीं, इस पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से पेश दलीलों को सुना। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को 7 सदस्यीय बेंच को सौंपने की मांग। ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के बीच विवाद छिड़ गया है। दरअसल असम सरकार ने 14 फरवरी को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाशिवरात्रि के पर्व पर असम आने की अपील की गई। असम सरकार के इस विज्ञापन पर महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता भड़क गए। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि शिवरात्रि के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए भीमाशंकर आते हैं और ये लोग इसे महाराष्ट्र से असम ले जाना चाहते हैं। दिल्ली में आज से आदि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पीएम मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के उद्घाटन में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। जनजातीय समुदाय ने कार्यक्रम में लोक नृत्य पेश किए। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आदि महोत्सव विविधता में एकता की मिसाल है। पीएम ने कहा कि जो खुद को दूर समझता था उसे अब मुख्य धारा में लाया जा रहा है। दिल्ली की निक्की मर्डर केस में आरोपी साहिल ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में हत्या का जुर्म कबूल लिया है। जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी को निगम बोध घाट के आसपास पार्किंग में साहिल ने निक्की की हत्या की। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हो गई है कि निक्की की हत्या गला घोंटकर की गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम पार्किंग लोकेशंस पर सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस ने साहिल के पास से निक्की का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। हालांकि साहिल ने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया है।
त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक राज्य में 81% मतदान हुआ। चुनाव नतीजे 2 मार्च को आएंगे। इससे पहले 2018 में त्रिपुरा में 90% मतदान हुआ था और उस वक्त बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इस बार राज्य में कुल 3,337 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सिंगल फेज में हुए चुनाव में राज्य के 28,13,000 जनता ने 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ये चुनाव 2023 का पहला चुनाव है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों के बीच न सिर्फ लोकप्रिय हो रहे हैं बल्कि अब लोग इनके बोलने पर प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि आस्की ASCI की माने तो भारत में इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर खरीदारी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आस्की ने इन्फ्लुएंसर्स ट्रस्ट रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में किए गए सर्वे में शामिल 90% भारतीयों ने इन्फ्लुएंसर्स एंडोर्समेंट के आधार पर कम से कम एक प्रोडक्ट खरीदा है। वहीं 61% लोगों ने 3 से ज्यादा प्रोडक्ट की खरीदारी की है। 10 में से 7 लोग इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से बताए गए प्रोडक्ट खरीदने में रुचि रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 44 साल की आयु वर्ग के लोग इन्फ्लुएंसर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कुल नंबर देखें तो 79% लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं। इनमें से भी 30% लोग इन्फ्लुएंसर्स पर 100% भरोसा करते हैं। लगभग 30% यानी कि हर तीसरा आदमी आप कह सकते हैं। वहीं लगभग 49% लोगों ने कहा कि वो कुछ हद तक इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं, कुछ हद तक नहीं, वो अपने रिसर्च भी लगाते हैं इस पर। आस्की के सर्वेक्षण में 18 साल से ज्यादा उम्र के 820 लोगों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि यूजर्स उन इन्फ्लुएंसर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो ब्रांड एसोसिएशन के बारे में पारदर्शी और ईमानदार होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स रिलेटेबल कंटेंट और पर्सनल स्टोरीज के चलते ही यूजर्स का भरोसा जीत रहे हैं। वहीं कई ऐसी वजहें भी रही हैं जिनके चलते इन्फ्लुएंसर्स पर लोगों का भरोसा कम भी हुआ है। इसमें एंडोर्समेंट के बारे में पारदर्शी नहीं होना, कंटेंट को बार बार दोहराना, प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्रचार करना लोगों को पसंद नहीं आता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिशा निर्देश न मानने को लेकर 2700 से ज्यादा शिकायतें इन्फ्लुएंसर्स की मिली भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ 2021-22 में 1592 शिकायतें और 2022 में अप्रैल से दिसंबर के बीच 1100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो कुल मिला के ये ट्रेंड क्या कहते हैं? क्या एक जमाने में जो हम कहते थे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसमें एक जिम्मेदारी का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है? क्या कंज्यूमर जो है वो कुछ और सोच रहा है और वो लगातार इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग से आने वाले प्रोडक्ट को ही ज्यादा खरीद रहा है? क्या इसका ये मजमून निकाला जाए या कुछ बात और है? इसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ आस्की की CEO और सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर जुड़ चुकी हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ ब्रांड एंड इनोवेशन एक्सपर्ट अनीशा मोटवानी भी जुड़ चुकी हैं। अनीशा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीषा, आपके पास आएंगे। इसको किस तरह से देखा जाए? इस रिपोर्ट को समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पहले रिपोर्ट्स में बात कर चुके हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो थोड़ा सा उसमें एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बात है और उसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने भी कई बार इस पर गाइडलाइंस जारी की हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी अब बहुत ठोस गाइडलाइंस बीते दिन लेकर आई थी। हमारी और आपकी बातचीत भी उस दौरान हुई थी। लेकिन अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी किस तरह की बनती हुई नज़र आ रही है? अगर आप इसे थोड़ा सा डिकोड कर पाए मनीषा। जी दीपक जी, तो एक्चुअली क्या है, ये जो एक सर्वे है, एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो ये सर्वे है ये ऑनलाइन हुआ है, तो जाहिर है कि जो लोग ज्यादा ऑनलाइन कंफर्टेबल फील करते हैं, ये सर्वे उनके बेसिस पे है। तो एक तरीके से ये ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि ये एक ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन है, ये एक ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले तो मैं उस चीज पे थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहूंगी। जरूर। सेकंड चीज ये है कि जो लोग ऑनलाइन रहते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं ऑनलाइन या प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं ऑनलाइन,
उन्हें डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर्स से ये काफ़ी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, नए नए ब्रांड्स डिस्कवर भी करते हैं और क्या इन्हें खरीदना चाहिए। तो डेफिनेटली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स हैं जो लोग ऑनलाइन रहते हैं उनके लिए। तो इस करके जो लोगों का भरोसा भी है उनके ऊपर और वो बहुत क्लियर भी हैं कि उन्हें क्या चाहिए इन्फ्लुएंसर से। तो वो कह रहे हैं कि हाँ आप हमें ब्रांड्स के बारे में बताइए, ये एक बहुत मतलब हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज़ है, लेकिन आप ये बात छिपाइए मत कि आप कोई ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपको ब्रांड ने पैसे दिए हैं या किसी भी तरीके का आपका मटेरियल कनेक्शन है। तो एक ट्रस्ट भी जो है ये एक जैसे कहते हैं कि अगर कोई ब्रांड के बारे में बात कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो लॉन्ग एज वो, जैसे आपने कहा, एक पारदर्शी तरीके से बता रहे हैं कि हाँ हम कुछ मैसेज ब्रांड के बिहाफ में दे रहे हैं और ये खुलासा ये एक प्रोमिनेंट तरीके से कर दें, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमें याद रखना है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये एक बहुत यंग कैटेगरी के लोग होते हैं ज़्यादातर। तो आप देखेंगे कि यू नो इवन 15-16 ईयर ओल्ड्स इन्फ्लुएंसर्स बन Absolutely. जाते हैं और बहुत यंग लोग इस प्रोफेशन में एक तरीके से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें एक तरीके से एजुकेशन की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। तो कहीं हमारा ये भी मानना कि ओवरनाइट ये सब चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, शायद ये भी एक गलत धारणा है। जी। पर धीरे धीरे इसको बिल्ड करके आप देखिए मार्केट में रोज हजारों की तादाद में इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। तो ऐसे ये एक बन जाए कि जैसे अगर आप जैसे अब जर्नलिस्ट हैं तो आपने कुछ स्टडीज की हैं या आपने इस प्रोफेशन के बारे में कुछ जाना है ये बनने से पहले, तो एब्सोल्युटली। उसी तरीके से धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स भी जैसे एक मोर एस्टैब्लिश प्रोफेशन बन जाएगा, तो जरूर हम देखेंगे कि ये गाइडलाइंस के बारे में ज्यादा कॉन्शियसनेस आएगी। खुद भी वो चाहेंगे कि अगर हमारा इसमें लॉन्ग टर्म करियर हम बनाना चाहते हैं तो कुछ बिल्कुल। रूल्स नियम के दायरे में हम भी नहीं, रहें। बिल्कुल। तो पहले मुझे तो लगता है कि एक बिल्कुल आपने ऑनगोइंग बिल्कुल सही जर्नी कहा। है। आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा जी। पहले तो ऐसा होता था कि जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नई नई थी, किसी को समझ में नहीं आता था, जिसके हाथ में जो प्रोडक्ट आया उसको एंडोर्स कर दिया। फिर धीरे धीरे आज की सीन में आता है, कुछ गाइडलाइंस आती हैं, कुछ सुओ मोटो एक्शंस भी लिए, उसके बाद अब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री आती है, उसके बाद अब तो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। तो थोड़ा तो ये इकोसिस्टम थोड़ा सा तो दायरे में आया है निगरानी के, और उसी हिसाब से धीरे धीरे ट्रस्ट भी बन रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं। अनीशा मोटवानी हमारे साथ हैं। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास अनीशा ऐसी आती हैं जो लोग कहते हैं कि साहब फलाना इन्फ्लुएंसर तो इस फील्ड के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, माना हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, स्किन केयर प्रोडक्ट है, इसके बारे में कभी वो जानते ही नहीं है, वो तो अपना कोई दूसरा प्रोफेशन करते हैं। तो हम कैसे मान लें कि वो जो हमें सलाह दे रहे हैं वो एक प्रोफेशनल सलाह है? तो इस तरह से लोग जिम्मेदार बनाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या ये रिपोर्ट ये बता रही है कि ट्रस्ट बढ़ रहा है? क्या ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल अब होने लगे हैं, अपनी रिसर्च करके आ रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस देकर आ रहे हैं? या हम ये माने कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने जो ट्रेडिशनल एड सिस्टम था उसको टेक ओवर कर लिया है? अब चूंकि सारे के सारे प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही आ रहे हैं, इसीलिए लोग इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही लेंगे स्वाभाविक रूप से। तो कई लेयर्स हैं। आप बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ पा रही हैं? So, नहीं दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड मैं सुन रही थी इस सर्वे की फाइंडिंग्स। बहुत क्लियरली देखो, ये बात तो रियलिटी है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज तो शुरू हुआ है, अभी तो ये आगे जाके और भी बढ़ने वाला है। एक एवरेज यंगस्टर 3 घंटे 11 मिनट 15 मिनट के आसपास का टाइम बिताता है सोशल मीडिया पे। तो अगर उस मीडियम पे अगर आप टाइम बिता रहे हैं तो ब्रांड और मार्केटियर्स जो है वो तो वहीं जाना चाहते हैं जहाँ की ऑडियंस हो, जहाँ की कस्टमर हो। तो ऑब्वियसली वो मीडियम तो यहाँ रहने वाला है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा जितना हम वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही वहाँ पे ऑडियंस होगा ब्रांड के लिए और उतना ही वो रेलिवेंट हो जाएगा एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक तो ये रियलिटी है हमारी। अब आज अखबार पढ़ना भी बंद हो गई है। आप देखिए प्रिंट मैगजीन्स रीडिंग की हैबिट्स इतनी कम होती जा रही है क्योंकि सारा टाइम सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है, और ये ब्रांड्स के लिए एक रियलिटी है। अब आते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी रिस्पॉन्सिबल है एंड ये रिपोर्ट क्या कहती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज अ मार्केटियर मैं आपको बता सकती हूँ कि एक
जनरल सा फिल्टर होता है कि 10,000 अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। 10,000 से लेके 5 करोड़ तक के फॉलोइंग वाले लोग हैं और सारे के सारे इन्फ्लुएंसर के दायरे में आ जाते हैं। एंड डिपेंडिंग कि आपका बजट क्या है और आपका ऑडियंस कितना नीश है, आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी एक कैटेगरी है, उनके पास जाना चाहते हैं कि मास इन्फ्लुएंसर्स के पास जाना चाहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा दायरा है। अब इसमें जो रियलिटी ये है कि ब्रांड्स को जो रिसर्च करने की जरूरत है कि ये जो इनके फॉलोअर्स हैं वो कितने ऑथेंटिक फॉलोअर्स हैं। आज टिपिकली अगर हम 2 अपने लिए कैंपेन करते हैं पैसे लगा के, सपोजिंग आई वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, आज मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ अपने लिए, ठीक है, या अपनी कंपनी के लिए या अपने लिए, अगर मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है तो मुझे 2 कैंपेन के अंदर अंदर 10,000 इन्फ्लुएंसर तो मैं जोड़ सकती हूँ, ठीक है। अब वो इन्फ्लुएंसर मैंने खरीदे हैं क्योंकि मैंने पैसे देके कैंपेन किया और मैंने उनको खरीदा, तो वो क्या कितने ऑथेंटिक हैं, वो जेन्युइनली मेरे से इन्फ्लुएंस्ड हैं कि मैंने उनको खरीदा है कैंपेन करके। तो ये ब्रांड्स को रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं और कितने रेलेवेंट है। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है देखना वो ये है कि ये इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल क्या है। हमने देखा कि आप देख तो लेते हैं कि उनके 10,000 फॉलोअर्स हैं। अब देखिए जैसे कोई फैशन कैटेगरी, तो फैशन के इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब उन्होंने देखा कि इनके तो 50,000 फॉलोअर्स हैं। अब 50,000 फॉलोअर्स में जब आप स्टडी करेंगे तो एक विमेन फैशन ब्रांड ने ये स्टडी किया और उन्हें पता चला कि इनके 50,000 में से करीब 35,000, शी इज अ विमेन इन्फ्लुएंसर एंड शी इज मोर मेल फॉलोइंग। तो उनके तो जो जितने भी ऑडियंस है वो तो मेल ऑडियंस है। तो अगर एक आप सोचेंगे कि मैं तो विमेन फैशन ब्रांड हूं, ये विमेन फैशन इन्फ्लुएंसर है, मैं इसको साइन कर लेती हूँ, बट आपने ये नहीं देखा कि इसके 35,000 से ऊपर तो इसके जो फॉलोअर्स हैं वो तो मेल फॉलोअर्स हैं। तो उनको लिपस्टिक बेच करके और उनको लिपस्टिक प्रमोट करके क्या फायदा। तो ये दोनों चीजें कि कितने ऑथेंटिक उनके फॉलोअर्स हैं और आपने देखा कि उनके ऑडियंस का उनके फॉलोअर्स का प्रोफाइल क्या है, आपके ब्रांड के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। एब्सोल्युटली, देखिए ये अगर आप नहीं करेंगे ना, एब्सोल्युटली ये तो किसी भी ब्रांड के लिए तो एक बहुत बड़ा ड्यू डिलिजेंस का फैक्टर है कि वो जिस इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट के लिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फैन फॉलोइंग क्या है, उसका फैन फॉलोइंग का पूरा डेटाबेस क्या है, उसका पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या है, वो तो स्वाभाविक रूप से है। लेकिन ये जो नटशेल में ये जो रिपोर्ट कहती है कि साहब 90% लोग कह रहे हैं कि हाँ मैंने इन्फ्लुएंसर को देख के पर्टिकुलर ब्रांड खरीदा, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस लोगों के डिसीजन मेकिंग में आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में आ रहा है, यानी कि वो बिल्कुल सही बोल। एब्सोल्युटली मैम। एक सवाल में एक चीज मैं जरा मनीषा जी के पास चलना चाहूंगा। मनीषा जी, ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो रिपोर्ट है ये आप लोगों के लिए यानी कि आस्की के लिए ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ रहा है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में कहा जाता है ट्रस्ट इज करेंसी, और ये करेंसी जैसे रियल मनी होता है वैसे इसको भी अर्न किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फ्लुएंसर हैं जो बेचारे अपनी मेहनत से अपने स्किल से एक ट्रस्ट अर्न करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट जैसा रियल मनी काउंटरफीट हो सकता है, ट्रस्ट भी काउंटरफीट हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर 10 में से 9 लोग इन्फ्लुएंसर के कहने पर कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आस्की को भी अब चाहिए कि भाई वो भी देखें कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या वो सही माउथ से आ रहा है उसका एंडोर्समेंट। ऐसा तो नहीं है कि उसके, हालांकि गाइडलाइंस हैं हमारे पास, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि काम बढ़ गया मैम? नहीं, तो काम बढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इधर बैठे हैं। तो जैसे कि आपको पता भी होगा दीपक जी की जो ये ज्यादातर जो केसेस हमने लिए हैं ये हमारे सो मोटो लिए हुए केसेस हैं। हमारा एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो हम ट्रैक करते हैं इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी और ब्रांड एक्टिविटीज को ऑनलाइन। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं, ये एक प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव मेजर भी है आस्की की तरफ से इन चीजों को सामने आइडेंटिफाई करना। और जैसे अगर इन इन्फ्लुएंसर्स को आस्की से चिट्ठी आई होगी तो होपफुली इनको अभी थोड़ी थोड़ी और समझ इन गाइडलाइंस के बारे में भी आ गई होगी, ये भी हमारा प्रयास है। मैं आपके चैनल के थ्रू एक ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे एंड ऑफ फरवरी में एक हमारा इन्फ्लुएंसर समिट भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शिकायतें दर्ज करना चाह रहे हैं, वो तो हम करेंगे ही, पर साथ में जो ये एक बहुत इमर्जिंग और इवॉल्विंग फील्ड है कि ब्रांड, इन्फ्लुएंसर्स और कंज्यूमर्स, और ये एक नई तरीके की पार्टनरशिप है। ये आगे जाके
हम तो इसके बस पहले पड़ाव पे हैं अभी। ये कैसे इवॉल्व होगी, ब्रांड्स कैसे इन्फ्लुएंसर्स पे ट्रस्ट कर पाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स और ऑडियंसेस का कैसे ट्रस्ट गेन कर पाएंगी, ऑडियंसेस का ट्रस्ट अगर नहीं रहा तो न रहेगा ब्रांड, न रहेगा इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज समझने की और इसकी जो जानकारी वगैरह है, तो मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट एक फाइनल रिपोर्ट है। ये एक मिड टर्म रिपोर्ट आप कह लीजिए, यूनिट टेस्ट कह लीजिए, ऐसे कई और आएंगे फ्यूचर में भी। और ये एक इवॉल्विंग रिलेशनशिप है, ये अभी नई नई उभरी है। और इसको हम ट्रैक करते जाएंगे, और जैसे ही एब्सोल्युटली हम इसके बारे में और पता करेंगे, इसकी और जानकारी लेंगे, मैम, भले ही ये बिल्कुल आपने बहुत आपने आपने उसको साफ भी किया हमारे दर्शकों के लिए कि आपने ये ऑनलाइन सर्वे किया है। इसका दायरा भी थोड़ा सा सीमित जैसा लगता है, लेकिन जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये वस्तु स्थिति के बहुत करीब है ये रिपोर्ट। एक्चुअल में आप थोड़ा सा 19 भी जरूर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिचुएशन है कि लोग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम कर रही है, लोगों के मन मस्तिष्क में उनकी साइकोलॉजी को समझ पाने में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बड़ा योगदान रहा है। और आप रीसेंट ब्रांड्स उठा लीजिए, अनीशा मोटवानी, आप रीसेंट ब्रांड उठा लीजिए, उनकी स्टोरीज उठा लीजिए। 2-3 साल पहले आए हुए ब्रांड जो हैं आज यूनिकॉर्न बन के बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल साफ गोई से कहते हैं कि साहब हमने तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेकर किसी के मन में कोई शक सुबह है। और बिल्कुल इस बात को भी कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आने वाले भारत की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सारी बात जिसके लिए मनीषा जी और आस्की जो है दिन रात बेचारे मेहनत करते रहते हैं, वो है एक रिस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम की। एक उसके लिए आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को अवेयर करना, उनका पर्सनल नॉलेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ताकि वो भी एक सस्टेनेबल तरीके से अपने दर्शकों के साथ जुड़े रहें? बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने, क्योंकि आज आप देखें उन्हीं फाइनली जब ये इतना बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा और इतने सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन जाएंगे, लाइक ऐसे 10,000 फॉलोअर्स वाले भी आज इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। तो अगर वो इतना इजी हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी तो आगे जाके होना ही है। तो वही वाले इन्फ्लुएंसर्स जो कि ऑथेंटिक नजर आते हैं, एक तो सिर्फ पॉजिटिव, एक होता है कि सिर्फ आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो द रीजन वाई इन्फ्लुएंसर्स इतने सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो लोगों को लगता है कि वो हमारे जैसे लोग हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, कहानियों के जरिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए। जहां वो कहानियां फेक होने लगी, जहां वो एक्सपीरियंस लोगों को समझ आने लगा कि ये जो एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं ये टोटली एंडोर्स्ड एंड बॉट ओवर इन्फ्लुएंस या स्पॉन्सर्ड है, तो आप देखिए कस्टमर भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गया है, इतना चॉइस मिल गया है सोशल मीडिया पे कि उनको सब दिखने लगेगा। तो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे अगर आपको सीरियस इन्फ्लुएंसर बनना और इससे कोई सीरियस एंडोर्समेंट्स आपको चाहिए ब्रांड से, तो आप जितना क्लोज टू ऑथेंटिसिटी रहेंगे, और कभी कभी आपको क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ आप पेड स्पॉन्सरशिप्स ना करें, क्योंकि आगे जाके लोग देखेंगे कि जब वो रिसर्च करेंगे इन्फ्लुएंसर के ऊपर कि उसने कोई कई जगहों पे क्रिटिसाइज भी किया है, तो ये जो है ना फाइन लाइन ड्रॉ करना, बिल्कुल, कि कितना आप इसको एज एन एंडोर्समेंट कर दें और कितना आप इसको इसलिए कर दें क्योंकि आप जेन्युइनली कस्टमर्स के साथ एक ट्रूथ शेयर करना चाहते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो। ये दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, और उनको वो करने के लिए उनको वही ब्रांड्स उठानी चाहिए जिसपे उनको कॉन्फिडेंस है, एब्सोल्युटली, कि वो दिल से बात कर सकेंगे, वो पैशनेटली बात कर सकेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है, और इसमें भारत सरकार को, आस्की जैसी संस्थाओं को बहुत बधाई देनी चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट बात हुई है, हमने देखा है कि पहले कोई भी कुछ भी एंडोर्स कर रहा था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमने देखे, हालांकि अभी थोड़ा सा उसमें अभी बची हुई हैं, जैसे बेटिंग है, गैम्बलिंग से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, सरोगेट जो एडवर्टीजमेंट है उसके कुछ अंश बचे हुए हैं, ऐसा पूरी तरह से साफ वो नहीं हुआ है। लेकिन हमने देखा है कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं या एंडोर्सर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले बताओ ये क्या है, ये यहाँ की कंपनी है या दूसरी कंपनी है, ये बेटिंग तो नहीं है, ये गैम्बलिंग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सर, तो हम नहीं करेंगे, पहले हमको क्लियर पिक्चर बताओ, हम अपने जो फॉलोवर्स हैं, ऑडियंस है, उनको मूर्ख नहीं बनाएंगे। तो ये एक अवेयरनेस आई है और इसके लिए बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी काम होना बाकी है। मनीषा कपूर, भविष्य अगर देखा जाए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रहा है, शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है,
लेकिन जो हम सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल एंडोर्समेंट्स की बात कह रहे हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो हमारे उभरते हुए नैनो, मैक्रो, माइक्रो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे आप ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड हो, आई थिंक जो ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी है उसका कोई मायना नहीं रखता है कि आप बहुत बड़े हो या छोटे हो। आई थिंक वो एक आपका ऑडियंस, चाहे वो जितना भी छोटा उसका दायरा हो, पर अगर वो आपको ट्रस्ट करता है तो आपकी एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम में उस चीज़ की वैल्यू है। तो मैं यही कहूँगी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या इस लाइन में एक प्रोफेशन के तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो जो ये ट्रांसपेरेंसी है, ये अपफ्रंट डिस्क्लोजर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट भी आपको यही बता रही है कि नंबर 1 रीजन फॉर ट्रस्ट इज ऑल्सो डिस्क्लोजर एंड नंबर 1 रीजन फॉर नॉट ट्रस्टिंग इज ऑल्सो लैक ऑफ डिस्क्लोजर। तो एक तरीके से कंज्यूमर ने भी बहुत साफ कर दिया है कि हम आप पे भरोसा करेंगे अगर आप हमें ट्रांसपेरेंटली सारी बातें बताओगे। तो ये एक बहुत, मेरे को लगता है एक बहुत सिंपल तरीका कंज्यूमर्स ने खुद ही बता दिया है कि आपको कैसे इस चीज में डील करना है, तो उसमें ज्यादा आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। कंज्यूमर्स ने खुद बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बता दिया है कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये और एक जमाने में अप्रोच भी ना बहुत दूर हुआ करती थी। मैं क्विकली मैं आना चाहूंगा अनीशा मोटवानी जी के पास। एक जमाने में अप्रोच भी बहुत, मतलब अगर माना कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो मुंबई में रहता है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा ब्रांड इंडोर्स कर लिया, अब एक छोटे से शहर का आदमी ने उनके इन्फ्लुएंस में आके वो ब्रांड ले लिया, अब माना वो खराब निकला तो वो शिकायत नहीं कर सकता ना, कौन जाएगा मुंबई, उनको चिट्ठी भेजेगा, मेल करेगा, क्या करेगा। लेकिन आज जो नैनो हम कह रहे हैं, जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, वो तो उनके मोहल्ले का है, वो तो उनके शहर का है। तो अगर उसने कुछ गलत बोला है तो पता चला कि अगले दिन घर में जाके शिकायत कर दी। तो ये भी दायरा भी सिमटता जा रहा है, तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज्यादा आ रही है। और देखो, एक तो क्लियरली बिकॉज ये नैनो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है तो इनका माइक्रो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो वो उसमें अगर ट्रस्ट तोड़ देंगे तो वो तो फिर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का माइक्रो इकोसिस्टम ही उनको ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरी एक चीज जो बहुत हो गई है, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन आ गए हैं कि वो ही सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को वो जाके एक्सपोज कर सकते हैं। देखो, उनका तो सारा जो प्रोफेशन है इज बिल्ट ऑन अर्निंग ट्रस्ट एंड रेप्यूटेशन। अगर मेरा खराब एक्सपीरियंस रहा इन्फ्लुएंसर के साथ और मैंने एक ट्वीट डाल दिया, मैंने एक पोस्ट डाल दिया उनके खिलाफ, तो आप सोचिए कि हमेशा के लिए उनका जो है वो दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे 2-3 ट्वीट डाल दिए तो फिर उनका तो ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन तो वो अपने आप ही ले आएंगे, बिकॉज ये मीडिया में बहुत ट्रांसपेरेंट टू वे मीडियम है। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा इवॉल्विंग रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें हैं, ट्रस्ट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पारदर्शिता है। तो जो प्रोडक्ट है उसके साथ संबंधों का आपका जो ताना बाना है उसकी बात भी है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी बात है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए, पारदर्शिता भी आए, ये हम हमेशा चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला। मनीषा कपूर, थैंक यू सो मच मैम। अनीशा मोटवानी, थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी और जो जुड़ी है जीएसटी, पेट्रोल डीजल क्या जीएसटी के दायरे में आएंगे, ये आज की बहस नहीं है। बीते 1-2 सालों से तो बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो रही है और सरकार भी बीच बीच में अपना रुख साफ करती रहती है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्य अगर सहमति जताते हैं तो पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। इसका विकल्प खुला है। 5 पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन को जीएसटी से बाहर रखा गया है। दरअसल इन उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल को करना है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने का मुद्दा उठा हो या सरकार ने इस पर अपना रुख साफ किया हो। पहले भी उठाया गया ये मुद्दा, लेकिन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए राज्यों के बीच कोई सहमति अभी तक बन नहीं पाई थी। इसीलिए केंद्र सरकार को जब जब पूछा जाता है तो कभी पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान आप सुन लेंगे, अब निर्मला सीतारमण मैम का आपने बयान सुना, तो कुल मिला के ये बात जो है ये जा चुकी है राज्यों के पाले में। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की मांग क्यों उठाई जाती रही है, मौजूदा वक्त में पेट्रोल और जीएसटी की कीमतें कैसे तय होती हैं, और अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के तहत आते हैं तो इसके क्या फायदे होंगे, पूरी डिटेल मेरे सहयोगी वरुण दुबे दे रहे हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल पे लगने वाला जीएसटी जो है
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और काफ़ी लंबे समय से सरकार इसके ऊपर प्रयास कर रही है, लेकिन काफ़ी हद तक असफल रही थी। लेकिन इस बार फिर एक बार फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है कि केंद्र सरकार जो है वो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगा सकती है, लेकिन अगर राज्य सरकारें साथ दे तो। इनफैक्ट एफएम ने तो ये भी कहा है कि ऑलरेडी जीएसटी का जो कानून है उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए प्रोविजनिंग करके रख चुके हैं वो। अगर राज्य साथ देंगे तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार जो है वो साथ में मिलके एक फार्मूला और एक रेट डिसाइड करेगी और उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाएगी। लेकिन इसके लिए राज्यों का साथ देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बेहतर होगा, यानी कि आपके और मेरे लिए काफ़ी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइज और वैट लगता है। एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार लगाती है। डीजल और पेट्रोल पे दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो एक्साइज और वैट करीब 32 से 37% के आसपास है। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वैट लगाते हैं। आप देखिए तेलंगाना पेट्रोल पे 35%, डीजल पे करीब 27%, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश, ये सब वो स्टेट्स है जहाँ पे 30% से ज़्यादा जो है पेट्रोल पे वैट लगता है और डीजल पे भी करीब 20% के आसपास का वैट लगता है और इससे सरकारों की आमदनी काफ़ी ज़्यादा होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को अगर आप देखेंगे तो हर साल करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ के आसपास जो है वो दोनों को इस एक्साइज ड्यूटी या वैट से मिलता है। जाहिर सी बात है अगर जीएसटी के अंतर्गत आ जाता है पेट्रोल और डीजल तो यहाँ पे जो एक्साइज और वैट है और बाकी जो टैक्सेस है वो हट जाएंगे और इसके लिए काफ़ी राहत जो है कंज्यूमर्स को मिल सकती है। इनफैक्ट कुछ कैलकुलेशंस तो ये बताते हैं कि अगर जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल डीजल आ जाता है तो पेट्रोल की कीमतों में करीब 20 रुपये प्रति लीटर के आसपास और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें करीब 10 रुपये प्रति लीटर के आसपास की कमी आ सकती है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करती है कि ये जो ज़्यादा वैट लगाने वाले राज्य हैं ये अगर अंतर्गत आ जाते हैं जीएसटी के तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इससे भी ज़्यादा कटौती जो है वो हो सकती है। जाहिर सी बात है इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो हमें और आपके जैसे कंज्यूमर्स को मिलेगा और साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो भी कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के जो बढ़े हुए दाम हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे भी होता है। देखना होगा कब ये जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक पॉजिटिव बयान आया है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है, अगर राज्य सरकार साथ दें तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जा सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अनवांटेड टेलीमार्केटर्स से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ट्राई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक टेलीमार्केटिंग में सभी ऐसे रजिस्टर्ड प्लेयर्स को हर 20 से 60 दिनों में री-वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है। मिलते जुलते मैसेजेस को रोकने के प्रयास के निर्देश दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तय समय सीमा में मैसेजेस नष्ट हो जाने चाहिए। इसके अलावा 10 डिजिट वाले नंबर से टेलीमार्केटिंग मैसेजेस किसी भी सूरत में नहीं जाने चाहिए। ये सुनिश्चित करना भी टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी है कि सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को 30 दिन के भीतर इन दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए कहा गया है। इंटरनेट टेलीफोनी से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडा आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां कह रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ओटीटी कॉलिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया, या कंपनियां कंज्यूमर का बोझ जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है मार्जिन्स और प्रॉफिट्स को लेकर उसकी वजह से ऐसा कह रही हैं, या उनकी बात में कुछ वाकई में वजन है। देखिए इस रिपोर्ट में। टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के साथ बैठक में ओटीटी के लिए कानून बनाने की वकालत की है। टेलीकॉम कंपनियों ने एकमत होकर समान सेवा समान कानून पर जोर दिया है और कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही ओटीटी कंपनियों पर भी नियम लागू होने चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों ने ओटीटी कॉलिंग को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। कंपनियों का कहना है कि इसके जरिए कोई भी कहीं भी फोन कर सकता है। फोन किसने किया इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कई फ्रॉड्स भी इसीलिए हो रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां भले ही ओटीटी को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देख रही हों, लेकिन इससे आम कंज्यूमर को कहा जाता है कि फायदा ही होता है। मसलन इसके जरिए कॉलिंग फ्री में होती है, इसमें नेटवर्क या कॉल ड्रॉप की परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती, जबकि टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। नेटवर्क नहीं मिलना, कॉल ड्रॉप होना तो काफी आम समस्या है।
यही नहीं, कॉलिंग के लिए पैसे भी चुकाने पड़ते हैं और इसीलिए कंज्यूमर ऑडियो या वीडियो कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप, मैसेंजर जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का रुख करते हैं। कंज्यूमर्स का ये भी कहना है कि OTT कॉलिंग सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर है, क्योंकि कॉलिंग के दौरान रिकॉर्डिंग काफी हद तक संभव नहीं है। अगर कोई कॉल रिकॉर्ड करता भी है तो OTT प्लेटफॉर्म्स अलर्ट भेज देते हैं। जानकारों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट टेलीफोनी को नेशनल सिक्योरिटी से इसलिए जोड़ रही हैं क्योंकि OTT के जरिए कंज्यूमर फ्री में कॉल कर लेता है। बहुत से लोग टेलीकॉम कंपनियों से सिर्फ वैलिडिटी का पैक लेते हैं, जो कंपनियों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इस घाटे को कम करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने इसे सिक्योरिटी से जोड़कर देखा है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के इन दावों में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो दूसरे देशों के फर्जी डिजिटल नंबर मुहैया कराते हैं। अक्सर इन फर्जी नंबरों के जरिए ही ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड और दूसरे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरी दुनिया में कॉलिंग सर्विसेज के लिए OTT का इस्तेमाल हो रहा है तो भारत में सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताएं कितनी जायज हैं? और बात आखिरकार में एक कंज्यूमर के अधिकारों को लेकर आ जाती है। बिना कॉल ड्रॉप के कॉलिंग करना ये एक कंज्यूमर का अधिकार है। सस्ते दरों पर या फिर फ्री में कॉल करना भी एक कंज्यूमर के अधिकार या उसकी चॉइस के दायरे में आता है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा संबंधी चिंताएं टेलीकॉम कंपनियों की ओर से उठाई जाती हैं तो सरकार को इसकी तह में जाकर जल्द से जल्द दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। कलम ने इंडिया 360 में आपको बताया था कि कैसे जेट पैक सूट काफी चर्चा में है। बंगलुरु में चल रहे एयर शो 2023 के एग्जीबिशन सेंटर में जेट पैक सूट आज भी लोगों का ध्यान काफी खींच रहा है। भारतीय सेना ने ऐसे 48 जेट पैक सूट का ऑर्डर बतौर ट्रायल के तौर पर दिया है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो भारतीय सेना इस सूट को बड़े पैमाने पर खरीद सकती है। एक नजर में ये आम सैनिक या एस्ट्रोनॉट के सूट की तरह नजर आता है, पर इसकी भूमिका काफी बड़ी है। असल में एक ऐसा सूट है जिसे पहनकर सैनिक हवा में उड़ान भर सकता है। 3 किलोग्राम के इस सूट को 80 किलोग्राम का कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। इसकी अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की है। युद्ध के दौरान सैनिकों को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये परिस्थितियां काफी विषम होती हैं। उनमें एक परिस्थिति ये भी होती है जब सैनिक को किसी जगह पर पहुंचना है और आगे जाने का रास्ता नहीं होता। ऐसे में इस तरह के सूट की भूमिका काफी अहम हो जाती है। इसे जेट सूट कहते हैं। जेट सूट दिखने में तो बिल्कुल एक साधारण सूट की तरह है, पर दरअसल इसे पहन करके सैनिक हवा में उड़ान भर सकता है। इस सूट का कुल वजन जो है 3 किलो है और इसे 80 किलो का एक सैनिक पहन करके हवा में उड़ान भर सकता है। यानी ये 10 मिनट के अंदर में 10 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे एक बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है और अब भारतीय सेना ने ऐसे कुल 48 जेट सूट का ऑर्डर एक ट्रायल के तौर पे दिया है। यदि ये ट्रायल सफल होता है तो वो दिन दूर नहीं है जब इस सूट को पहन करके भारतीय सैनिक हवा में उड़ते नजर आएंगे। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। अक्सर जब ज्यादा गर्म मौसम हो या फिर नमी वाला मौसम हो तो एसी से पानी गिरने की समस्या खड़ी हो जाती है। इस समस्या का समाधान निकाला है गोदरेज ने लीक प्रूफ एसी लॉन्च किया है और ये प्रोडक्ट बाकी रेंज से 7% तक महंगा जरूर हो सकता है। 1.5 टन एसी की शुरुआती कीमत 37-38 हजार रुपए तक हो सकती है। कंपनी ने इसके लिए पेटेंट भी अप्लाई किया है। देखिए, इसका जो हमने प्रीमियम रखा बहुत कम रखा इनिशियली, इसलिए कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसको अडॉप्ट करें। करीबन 5-7% के प्रीमियम पे रखा है। आज के तारीख में 40 के अंदर ये प्रोडक्ट 1.5 टन 3 स्टार आपको इस टेक्नोलॉजीज़ के साथ 40,000 के अंदर आपको मिल जाएंगे मार्केट में। सो ये एक इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसको अडॉप्ट करे, यूज़ करे और इसके फ़ायदा उठाए। कूलिंग कैटेगरीज का डिमांड तो बहुत ज़्यादा रहेंगे और एसी का स्पेसिफिकली जिसका पेनिट्रेशन बहुत कम है। इवन शहरों में इसका पेनिट्रेशन कुछ 15% 16% है, ओवरऑल कुछ 7-8% पे है। सो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन एसी की होंगे और इसकी तैयारी हम पूरी तरह से कर चुके हैं। कोरोना के बाद लोगों के लाइफ गोल्स में काफी बदलाव हुआ है। कोविड के बाद लोगों ने परिवार की वित्तीय सुरक्षा को सबसे अहम लाइफ गोल बनाया है। जहां 2019 में भारतीयों ने औसत 5 गोल होते थे, वहीं अब बढ़कर ये 11 हो गए हैं। ये तथ्य सामने आए हैं बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ गोल्स प्रिपेयर्डनेस सर्वे में।
सर्वे के मुताबिक 65% लोगों का पहला गोल अब हेल्थ और फिटनेस हो गया है। इसके साथ ही लोग अब लाइफ इंश्योरेंस पर निवेश को प्राथमिकता भी देने लगे। एक तो पहले था कि नॉर्मली 5 या 6 लाइफ गोल्स लोगों के होते थे, अब 11 मेन लाइफ गोल्स आ रहे हैं। सो इंडियंस जो है वो एस्पायर ज़्यादा कर रहे हैं, दे वांट मोर लाइफ, दे वांट टू डू मेनी थिंग्स। और आया जैसे रिटायरमेंट गोल काफ़ी इम्पोर्टेंट आया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गोल काफ़ी ऊपर आया, हेल्थ एंड फिटनेस वाज अ रेयर फाइंडिंग। और जो एक आध गोल जो पहले जो थे और अब नहीं हैं, फॉर एग्जांपल पहले हमने देखा था कि वन ऑफ द टॉप 5 गोल्स में वन गोल वाज स्टार्टिंग योर ओन वेंचर, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। शायद अब माहौल ऐसा है कि लोग ये अनसर्टनिटी नहीं लेना चाहते और इसलिए ये वाला लाइफ गोल फॉर एग्जांपल ड्रॉप हो गया। एक और जो काफ़ी जो हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत फ़र्क पड़ेगा और प्रोडक्ट्स भी फिर उसके हिसाब से बनाएंगे, इसकी Tier 2 एंड Tier 3 cities में are not behind the metros anymore. They are asking for as many life goals to be fulfilled versus others. अब जरा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। वीक की एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। आईटी, रियल्टी और मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिली है। फार्मा, इंफ्रा, एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बैंकिंग, ऑटो शेयरों में दबाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 44 अंक बढ़कर 61,319 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 20 अंकों की तेजी के साथ 18,036 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। आज बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिली और बैंक निफ्टी 100 अंकों की गिरावट के साथ 41,600 बंद हुआ। और आइए जरा अमेरिकी मार्केट्स का हाल भी देख लेते हो तो गिरावट दिखाई दे रही है अमेरिकी बाजार में। 1% से ऊपर की गिरावट के साथ डाउ जोन्स जो है 33,751 के स्तर पर काम कर रहा है, 376 अंकों की गिरावट। ये इसी तरह की गिरावट आप देखिए S&P में भी है 43 अंकों की, यानी कि लगभग 1% से ऊपर की गिरावट 4,104 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। और लगभग इसी तरह की गिरावट आपको दिख रही होगी नैस्डैक में भी, जहां पर 134 अंकों की गिरावट के साथ 11,934 के लेवल पर बंद जो कारोबार है करता हुआ नजर आ रहा है नैस्डैक। हिंदुस्तान जिंक ने अगले 2 साल में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा से खास बातचीत की जी बिजनेस के संवाददाता अमरीश पांडे ने। सबसे पहला सवाल तो ये कि अपने तरह का ये पहला समिट कहीं भारत में हो रहा है, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है आपको इस समिट से? इस समिट से, क्योंकि इंडिया आज वर्ल्ड का टॉप 5 इकोनॉमीज में है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। इंडिया बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है बाय 2030, जैसे मंत्री जी ने भी बताया सबको। तो ये जो ग्रोथ है, इंडिया का जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस में जिंक का हिस्सा बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रोथ जो है वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उसमें जिंक गैल्वेनाइजिंग होगा, तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का सस्टेनेबल होगा और वो फ्यूचर में उतना कोरोजन कम होगा। तो ये हम लोगों का उम्मीद है कि इस तरह का जो आज जो सेमिनार होगा, इससे लोगों की जानकारी बढ़ेगी। सरकार जो है इस दिशा में सारे कदम रखेंगे कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं, उसमें गैल्वेनाइज स्टील का एप्लीकेशन और ज़्यादा हो। तो सरकार अपना कैपेक्स पे खर्च बढ़ा रही है, स्टील का कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है। जिंक का जो कंजम्पशन है आपको उम्मीद है कि उससे बढ़ेगा। रेवेन्यू टर्म्स में अगर बात करें तो वो कितना हो सकता है? तो जिंक का करीब ग्रोथ इंडिया में जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, जब हमारा स्टील का ग्रोथ 10 से 12% होता है, तो जिंक का ग्रोथ करीब 3 से 4% होता है। तो हम लोग करीब इंडिया में हिंदुस्तान जिंक का टर्नओवर करीब 32,000 करोड़ है, रफली 30 से 32,000 करोड़। तो उसके ऊपर में 2 से 4% ग्रोथ उसमें देखने मिलेगा। लगातार जिस तरह से सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है हिंदुस्तान जिंक, क्या अलग इसको एंटिटी हम वेदांता की तरफ से अलग एंटिटी बनाने जैसी कोई बात है उस खबर पे? साथ साथ आगे जो निवेश होगा, मतलब किस तरह का केपेक्स आप प्लान कर रहे हैं कंपनी के हिसाब से? तो हिंदुस्तान जिंक ऐसे ही अलग एंटिटी है। वेदांता ग्रुप में हिंदुस्तान जिंक एक अलग से अपने आप पे लिस्टेड एंटिटी है, जिसमें कि करीब 29.5% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में है और करीब 3 to 4% शेयर मार्केट में है। तो इसीलिए हम लोग अलग एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी है। अब इसके ग्रोथ के बात है, ऑफकोर्स हिंदुस्तान जिंक कैश रिच कंपनी है,
बहुत अच्छा कैश फ्लो वाली कंपनी है, करीब 48 to 50% प्रॉफिट लेवल वाली कंपनी है, तो इसका फ्यूचर भयंकर ब्राइट है। और हिंदुस्तान जिंक मेरे समझ से आज के डेट में हम लोग वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। हो सकता है 1-2 साल के अंदर हिंदुस्तान जिंक विल बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और आइए अब आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट के पसंदीदा शेयर्स कौन कौन से हैं और किन शेयरों में उन्होंने निवेश कम कर दिया है। पूरा अपडेट देने के लिए मेरे साथ है आशीष। देखिए, दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं करते, लेकिन दिसंबर तिमाही में ढेर सारे बदलाव किए हैं। 3 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और 8 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर हिस्सेदारी घटाई है। तो सबसे पहले देखिए एप्पल, जहां पर 3,33,000 शेयर उन्होंने अतिरिक्त खरीदे और अभी फिलहाल एप्पल इनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। पैरामाउंट ग्लोबल यहाँ पर 24 लाख शेयर खरीदे हैं और लुजियाना पैसिफिक यहाँ पर भी देखिए करीब 12.5 लाख शेयरों की अतिरिक्त इन्होंने खरीदारी की है। लेकिन हिस्सेदारी घटाई है यूएस बैंकॉक में, जहाँ पर 7 करोड़ शेयर उन्होंने बेचे हैं। ये एक बैंक की होल्डिंग कंपनी है। 91% अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है। ताइवान सेमीकंडक्टर, जहां पर हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से बड़ी तेजी आई थी और ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, यहां पर भी करीब 5 करोड़ 17 लाख शेयरों की इन्होंने बिकवाली की है। 86% इन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क यहाँ पर भी देखिए 60% हिस्सेदारी घटाई है। मैकिन्से यहाँ पर हिस्सेदारी घटाई है। शेवरॉन में 24 लाख शेयरों की बिकवाली की है। हालांकि कंपेरेटिव आप देखें तो हिस्सेदारी केवल 1% ही कम हुई। और रिटेल स्पेस में क्रॉगर, जहां पर करीब 2,68,000 शेयरों की बिकवाली की है, यहाँ पर भी मामूली आधे % के आसपास का जो वेटेज है इन्होंने रिड्यूस किया है। लेकिन काफ़ी समय के बाद आप देखिए पोर्टफोलियो में इतनी चढ़ने की है, जहाँ पर 3 कंपनियां ऐड हुई हैं और 8 कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई है। देश के दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान शानदार नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 65% बढ़ा है। इसी दौरान कंपनी की बिक्री 14% बढ़ी है। नेस्ले इंडिया का कारोबारी साल 1 जनवरी को शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है। नेस्ले इंडिया ने 75 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि 2022 में उसने इस दशक का सबसे बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ हासिल किया है। नेस्ले इंडिया की मांग में मजबूती बरकरार रहने की उम्मीद भी जाहिर उसने की है। सरकार ने देश की पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के उत्पादन पर लगने वाले विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में भारी कटौती कर दी है और इसके साथ ही डीजल के एक्सपोर्ट पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स को भी घटाकर पहले के मुकाबले 1/3 कर दिया है। क्रूड पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स 5,050 रुपए प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपए प्रति टन कर दिया गया है और इसी तरह से डीजल के एक्सपोर्ट पर अब 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की जगह सिर्फ 2 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की दर से विंडफॉल टैक्स देना होगा। सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जारी किए गए आईटीआर फॉर्म में थोड़े बहुत बदलाव कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस पर हुए मुनाफे पर टैक्स लगेगा। आईटीआर फॉर्म में इसके लिए बदलाव किए गए हैं। आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 5, आईटीआर 6 में अलग से एक वीडीए शेड्यूल दिया गया है। इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम बतानी होगी। गिफ्ट्स के मामले में टैक्स पेयर्स को चुकाए गए टैक्स के अमाउंट के बारे में भी बताना होगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को अलग से जानकारी देनी पड़ेगी। दो 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ट्रंप के खिलाफ मुकाबले में शामिल होने वाली पहली दावेदार हैं। निकी हेली दक्षिण कैरोलिना की 2 बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं। अपने संबोधन में हेली ने कहा कि भारतीय प्रवासी की बेटी होने पर मुझे गर्व है। अमेरिका के दुश्मनों को चिताते हुए हेली ने कहा कि अगर हमारे दुश्मन सोचते हैं कि अमेरिकी युग बीत गया है तो वो गलत हैं। अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने। And above all else, I'm a grateful American citizen who knows our best days are yet to come if we unite and fight to save our country. I have devoted my life to this fight, and I'm just getting started. For a strong America, for a proud America,
I'm running for President of the United States of America. पाकिस्तान में ट्रेन में ब्लास्ट की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बलूचिस्तान के क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस में जबरदस्त धमाका हुआ। इसमें एक महिला की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट तब हुआ जब पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस चिचावतनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। धमाका इकोनॉमी क्लास की बोगी नंबर 4 के वॉशरूम में हुआ। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आईएमएफ की शर्तों के आगे झुकते हुए पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में ऐतिहासिक इजाफा कर दिया। पाकिस्तान किसी भी स्थिति में आईएमएफ से लोन हासिल करना चाहता है और इसके लिए शहबाज सरकार मिनी बजट लेकर आई है और यहां तेल के दामों में 22 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत वहां हो गई है 272 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत हो गई है 280 रुपए प्रति लीटर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध को अब 1 साल होने को है, लेकिन यह युद्ध विराम की ओर नहीं बल्कि और ज्यादा उग्र होने की कगार पर है। दोनों देशों के बीच अब बलून वॉर शुरू हो गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव के ऊपर रूस के 6 बलून दिखे हैं, जिसमें से ज्यादातर बलून को यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस इन गुब्बारों का इस्तेमाल छानबीन और निगरानी के लिए कर रहा है। 1973 में जब नोबेल विजेता और मशहूर कवि पाब्लो नेरुदा की मौत हुई थी तो उसकी वजह कैंसर बताई गई थी। अब 50 साल बाद इंटरनेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने चौंकाने वाला दावा किया है। 3 देशों कनाडा, डेनमार्क और चिली के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि पाब्लो नेरुदा की मौत कैंसर से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उन्होंने लगभग 10 साल की जांच की। ये रिपोर्ट चिली के जज को सौंपी गई है। इसमें बताया गया है कि नेरुदा की बॉडी में एक जहरीले किस्म का बैक्टीरिया मिला है जो नेचुरल तौर पर किसी शरीर में मौजूद नहीं रहता। ये मौत होने से पहले उनके शरीर में था। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिएगा, #ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव है तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।